हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के बजट के ऊपर। ये वीडियो आपके सभी हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी से लेकर एचपीएससी के जो भी ए या बी लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है, हरियाणा ये नहीं देखता कि किस पोस्ट का पेपर है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम कर देते हैं। मतलब आपने देखा ही होगा, ग्रुप नंबर 56 में कंप्यूटर बहुत अच्छे लेवल का पूछा हुआ था उन्होंने। और बजट आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बजट से क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। अब ये डिपेंड करता है भाई, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन एक मार्क्स भी बहुत होता है मेरिट में आने के लिए। बजट में हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा बजट नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला तो यही कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं मनोहर लाल खट्टर, वही उन्हीं के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्री भी वही हैं, तो उन्होंने बजट पेश किया। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का मेरा लगातार चौथा बजट और अमृत काल की बेला में पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। तो ये अमृत काल मनाया जा रहा है। ये हमारी स्वतंत्रता के 76 ईयर कंप्लीट होने पर मुझे यह कहते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में हमारे सामूहिक प्रयासों से राज्य कोविड-19 महामारी के प्रभाव को न्यूनतम रखने में सफल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। हमें जो अपने काम की चीज़ें हैं, हमें हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बजट आप हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण भी है वहाँ पर, जिसे इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है, जो कि बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं अपना इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं हमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा है। साथ ही हरियाणा भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी कहा जाता है, जिसे कि आपको पता है ग्रोस डेवलपमेंट बोला जाता है, जीडीपी ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.86% का योगदान है। हरियाणा का टोटल ओवरऑल भारत में अगर पूछा जाए, सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 3.86% का योगदान है, जो कि इसके आकार या जनसंख्या अनुपात से कहीं ज़्यादा अधिक है। हरियाणा छोटा सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यह गर्व की बात है कि 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, 2022-23 में ये एक तो पिछला साल लिया इन्होंने 22 और एक 23, तो इसमें 7.1% का अप्रॉक्सीमेट है। उसके अलावा हरियाणा का सतत विकास लक्ष्य, जिसे एसडीजी कहा जाता है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है, विजन 2030 दस्तावेज राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें उल्लेख है कि हमारी परिकल्पना हरियाणा को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और पुनरुत्थानशील इकाई के रूप में विकसित करना है। ठीक है जी, एक ऐसा राज्य जहां खेतों में भरपूर पैदावार हो, उद्योग का पहिया निर्बाध गति से घूमे, कोई भी वंचित महसूस ना करे और लोगों में पूर्ण संतुष्टि हो, युवाओं में गर्व की भावना हो। ये वाली चीज़ें आपको ये याद रखना है। एक तो ये अंत्योदय के सिद्धांत को प्राथमिकता हो, और हम सरकार के न्यूनतम और शासन अधिकतम मंत्र से राज्य को इसके नागरिकों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने में सहायक हो। ये अंत्योदय वाला सिद्धांत याद करना है आपको। आगे बोला, 2021-22 के बजट में मैंने हरियाणा के विकास के लिए व्रज मॉडल को स्पष्ट किया था। तो पूछा जा सकता है, ये था आपका 2021-22 का बजट, जिसमें व्रज मॉडल को स्पष्ट किया गया था और 5 घटकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो जो सदन है, जो विधानसभा है हमारी, हमने वर्ष के दौरान इस विजन को साकार करने के लिए निरंतर कार्य किया है, और मेरा लक्ष्य इस नींव को मजबूत करते हुए SDG 2030 में निर्धारित विजन को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। आगे चलें, ये है
ये जो ऊपर लिखा गया है कौटिल्य अर्थशास्त्र की नीति हरियाणा के विकास के मेरे विजन का मूल मंत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा, मूल मंत्र क्या है? अलब्ध लाभार्था, अलब्ध परिरक्षणी, रक्षित विवर्धनी, वृद्धश्य तीर्थे प्रतिपादनी च। जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया है उसे रिजर्व रखना, और जो रिजर्व हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। उसके अलावा मैंने अपना पहला बजट तैयार करते समय व्यापक परामर्श के माध्यम से सुझाव लेने की परंपरा शुरू की थी, और इस वर्ष भी समाज के अलग अलग वर्गों के साथ मैंने परामर्श लिया और विचार परामर्श करने के लिए बैठकें आयोजित की। ये चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या बोला है ये ध्यान रखिए। वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 5.62% रही, जबकि इसी अवधि में जो राष्ट्र की जीडीपी वृद्धि दर थी वो 4.58% रही। इसका मतलब राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी 2014-15 में 3.52% से बढ़कर 2022-23 में 3.86% हो गई। 22-23 और 23-24 ये डेटा आपको क्लियरली याद होने चाहिए। उसके अलावा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 86,647 रुपये थी प्रति व्यक्ति आय, और 2022-23 में बढ़कर 1,70,620 होने की संभावना है। जबकि हरियाणा के लिए यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 2,96,685 है। ये नेशनल लेवल पर है और ये हमारे स्टेट लेवल पे है। नेशनल लेवल पे बात करें तो 2014-15 में 86,647 से लेकर 2014 में ही तो आई थी सरकार बीजेपी की, ठीक है, 86,647 थी। 22-23 में ये 1,70,620 बता रहे हैं। जबकि अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो 1,47,382 रुपये से बढ़कर 2,96,685 हो गई। ये डेटा याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य के जीएसडीपी की क्षेत्रवार संरचना, ये स्ट्रक्चर कैसे है फील्ड वाइज। हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे जीएसडीपी कहा गया, इसकी क्षेत्रवार संरचना के रुझान को ये दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और जो हमारे टेरिटरी जो क्षेत्र होते हैं उसका हिस्सा। प्राथमिक में देखिए सबसे ज़्यादा है आपका टेरिटरी में। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अगर आपने अगर आपने ज्योग्राफी भी पढ़ी है 8th 9th की, तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होते हैं हमारे मूलभूत आधार, जहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारे जो खेत हैं वो एक प्राथमिक क्षेत्र को दर्शाते हैं, ठीक है। वहाँ से द्वितीयक क्षेत्र होगा, आप मार्केट में सेल करके आ रहे हो अपनी फसल को, उससे पैसा ले रहे हो। और टेरिटरी क्षेत्र होगा जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, मतलब फैक्ट्री वगैरह, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में 19.6% रहा, और द्वितीयक सेकेंडरी जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें रहा 29.7, और सबसे ज़्यादा हमारा रहा है टेरिटरी सेक्टर में 50.7%। मतलब देखो अभी आप समझ रहे हो ना कि एग्रीकल्चर में पहले बहुत ज़्यादा था हमारा, लेकिन अब शिफ्ट होके धीरे धीरे हम टेरिटरी की तरफ ज़्यादा यहाँ पे रहने की संभावना है, तो 50.7 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है बजट 2023 और 24। इसके लिए 1,83,950 करोड़ का प्रस्ताव कर रहा हूँ। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट का प्रस्ताव हुआ है? 1,83,950, ठीक है जी। आगे चलते हैं, जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर 11.6% की वृद्धि है। 11.6% का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। बजट में पूंजीगत परिसंपत्ति के सर्जन के लिए 57,879 करोड़ रुपए के परिव्यय, जो कि 31.5%, और आपका राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़, जो कि 68.5%
5% है। आप ये डाटा, ये वाला डेटा ज़रूर याद रखिएगा और एक ये डेटा याद रखिएगा। सरकार ने बढ़ते पूंजीगत परिव्यय पर ध्यान केंद्रित किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि हरियाणा उन 3 राज्यों में से है जिनका पूंजीगत परिव्यय बजटीय लक्षणों की तुलना में अधिक था, जबकि देश के सभी राज्यों का औसत लक्ष्य से 21.3% कम था। मतलब हरियाणा का, रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने भी कहा है पूंजीगत परिव्यय हमारा ज़्यादा था। उसके अलावा भाई नेक्स्ट पॉइंट पे की बात करें, 1 जुलाई 2022 से जीएसटी मुआवजा बंद कर दिया गया था, क्योंकि जीएसटी मुआवजा देने की 5 साल की अवधि जून 2022 में ख़त्म हो गई थी। ये हटा दो, इसको नहीं करना। उसके अलावा अच्छा, 2023-24 के बजट में कोई नया टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है, एक ये याद रखिएगा। उसके अलावा अगर 14 पॉइंट पे बात करें तो 2023-24 के लिए यहाँ पर 1,09,122 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव करता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें 75,716 रुपये का कर राजस्व रहेगा और 12,651 करोड़ का गैर कर राजस्व रहेगा। कर राजस्व जो प्राप्तियां होंगी उनमें जीएसटी होगा, वैट होगा, आबाकारी स्टाम्प शुल्क होगा और राजस्व के प्रमुख स्रोत होंगे। केंद्रीय करों का हिस्सा, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, करंट का क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि जो आबाकारी का जो महकमा है या डिपार्टमेंट है, ये हमारे डिप्टी सीएम के पास है, दुष्यंत सिंह चौटाला के पास। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, सोनीपत, झज्जर और एक डिस्ट्रिक्ट और है शायद अम्बाला, हो सकता है भाई अम्बाला से अलग हो कोई। और इसमें क्या किया है कि जो आपकी शराब की बोतल है ना, उन पे ना स्कैन कोड लगाया जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि जो भी गैर मतलब कानूनी जो बिक्री होती है तो शराब कहाँ से ली गई और कहाँ पे पहुँचानी, वो तो वो लगाया गया है, बार कोड लगा दिया गया है उन पे, बॉटल्स पे। केंद्रीय करों का हिस्सा है 11,164 करोड़ रुपए और केंद्र से सहायता अनुदान 9,590 करोड़ है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं हमारी, वो कितनी हो गई, 71,173 करोड़ रुपए अनुमानित है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला है कि भाई देखिए, राज्य में लागू किए जा रहे एसडीजी की प्राप्ति के उद्देश्य से 1,83,950 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 1,20,958 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, बांटा गया है, जो कि 65.8% है। और ये उन स्कीमों के लिए है जो कि सतत विकास, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्रियान्वित की जा रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है जो मेन जो पॉइंट है, संशोधित अनुमान RE 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.29% रहा। अब घाटे की बात कर रहे हैं 22-23 के, और जो कि जीएसडीपी के 3.5% की अनुमत सीमा के अंतर्गत ही है। हाँ, ये अनुमानित थी कि इतना रहेगा और इतना रहा है। तो वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी के 2.96% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि अनुमेय सीमा के अंतर्गत है। अगर यहाँ पे बात करें, अगर सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में जो ऋण है जीएसडीपी, उसका अनुपात है 25.78% और जो कि निर्धारित सीमा रखी थी इन्होंने 33.3% के सीमा में। 2023-24 में ऋण स्टॉक जीएसडीपी का 25.45% प्रक्षेपित है, जो कि निर्धारित मान 33.1% से काफ़ी नीचे है। तो इसका मतलब है कि राजकोषीय अगर घाटा कम होगा, इसका मतलब क्या है कि विवेक के मार्ग की ओर अग्रसर रहेंगे, क्योंकि ये सतत आर्थिक विकास का एकमात्र रास्ता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, पब्लिक जो सेक्टर हैं हमारे, उसमें आगामी वित्त वर्ष में लगभग 7500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने का भी ये अनुमान है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास, ये योजनाएं हैं जो उसकी सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समाकित करने और मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने, लोगों को सीधा लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। ये याद रखिएगा भाई, हो सकता है पूछ लें। और एक तो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, मतलब जो डेंजर जोन होते हैं, हाई जो मतलब जोखिम वाले जो स्थान होते हैं, उसमें काम करने वाले वर्ग सी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, ये पॉइंट याद रखिएगा।
छोटे कारोबारी जो हमारे स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, और उसके लिए दुर्घटना में मृत्यु अगर हो जाती है या स्थायी दिव्यांगता या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है कि भाई हैंडीकैप हो गए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना है। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मतलब गलियों में जो ठेला वगैरह लगाते हैं या कुछ बेचते हैं, उनके लिए कारोबारी और व्यापारियों जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक का है, को प्राकृतिक आपदा और आग के कारण अगर उनकी परिसंपत्ति का नुकसान होता है तो उसमें मुआवजा देने के लिए एक योजना है जो है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। इसके संशोधित दिशा निर्देश हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं और ये योजना लागू हो चुकी है 1 अप्रैल 2023 से। आगे फिर आपका जो फैमिली आईडी वाला जो डेटा है, पीपीपी में सत्यापित डेटा के आधार पर 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर हैंडीकैप हो जाते हैं तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय, ध्यान रखिएगा ये योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, ये एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। ये योजना है या तो मृत्यु या तो स्थायी दिव्यांगता। इसके समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता दी जाएगी। अगर 6 वर्ष तक की आयु के मतलब अगर कोई बच्चा है उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर भाई उसकी डेथ हो जाती है तो 1 लाख रुपए, 6 से अधिक और 18 वर्ष तक के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष तक वाले के लिए 3 लाख, 25 से 40 वाले के लिए तो 5 लाख, ऑब्वियसली ज़्यादा क्योंकि घर में कमाने वाला वही था और वही चला गया तो 5 लाख, और 40 से 60 वर्ष तक के लिए तो ये 2 लाख रुपए। अलग अलग डेटा है, ध्यान रखें, पर सबसे ज़्यादा 18 से 25 और हो सकता है यही पूछा जाए। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाले 2 लाख रुपए भी शामिल होंगे। मतलब 5 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वाली राशि भी मिलेगी जो कि 2 लाख रुपए अलग से होगी। आगे चलते हैं और आगे है हमारा, चलो एक बार ये भी कर लेते हैं, पंचायती राज आंतरिक लेखा परीक्षा। सभी विभाग, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए हरियाणा सार्वजनिक वित्त जवाबदेही अधिनियम 2019 को अधिसूचित किया गया है। मैं सरकारी स्थानीय निकाय और गैर सरकारी संगठन जो सरकार से वित्तीय मदद लेते हैं उसमें उचित प्रक्रिया का प्रयोग करने, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा कराने के लिए राज्य लेखा परीक्षा विभाग बनाने का प्रस्ताव देते हैं। तो राज्य लेखा परीक्षा विभाग भी बनेगा आपका, और इस उद्देश्य के लिए एक पोर्टल है, उसके माध्यम से ये यहाँ पर जहाँ तक संभव होगा आंतरिक लेखा परीक्षा फेसलेस मोड में होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी, ये जो पोर्टल है ये 2017 से परिचालन में आया था और सीधा लाभ होता है इससे। डीबीटी पोर्टल पर 142 योजनाएं जो हैं वो ऑनबोर्ड हो चुकी हैं, जिसमें से 58 केंद्र की हैं और 84 आपके राज्य की हैं। 22-23 में दिसंबर 2022 तक लाभ वाले जो ग्राहक हैं या लाभाग्राहिकों को 11,250 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया गया, और इस स्कीम के शुरू होने के बाद 36.75 लाख फर्जी थे, उनको हटाने से 11.82 करोड़ रुपए की बचत भी हुई। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर बोला है ये वाली चीज़, जो हमारी फैमिली आईडी है, डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। 6 साल तक के आयु समूह को महिला और बाल विकास सौंपा गया ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे की देखभाल की जा सके, भले ही बच्चा वर्तमान में आंगनबाड़ी में रहा हो या नहीं। 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को यानी सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सौंपा गया कि कोई भी बच्चा स्कूल से ना रहे, और 18 से 25 तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपा कि प्रत्येक युवा या तो शिक्षित हो या नौकरी के लिए कौशल प्राप्त हो, मतलब उसने कुछ ऐसा काम किया हो कि वो अपना घर गुजार कर सके। 25 से 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग को सौंपा गया है ताकि इस आयु वर्ग के युवाओं को कौशल, उद्यमिता और रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। 40 से 60 तक की आयु के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी देखभाल, और 60 से ज़्यादा के लिए सेवा विभाग द्वारा की जाएगी। यह सरकार को राज्य के लोगों तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। नेक्स्ट, कृषि। अगर कृषि की बात करें तो कृषि और इससे रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं उसका राज्य की अर्थव्यवस्था में 18.5% योगदान है, ध्यान रखिएगा।
भारत के आर्थिक विकास में हरियाणा के किसानों का योगदान सभी जानते हैं। जो किसानों को 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आश्वासन देता है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 9 लाख से ज़्यादा किसान नियमित रूप से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को व्यापक रूप से अपनाने से राज्य के लिए मेरा पानी मेरा विरासत और धान के बीज से सीधी बिजाई के लिए वित्तीय सहायता, तिलहन और दलहनों को बढ़ावा देने के लिए, बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर सहायता देने के लिए एक आपकी भावांतर भरपाई जैसी पहल भी थी, वो संभव हो पाई। खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सरकारी खरीद की मंजूरी के बाद 48 घंटों में भुगतान हो जाएगा और किसानों को लाभ का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित करने में सक्षम रही। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो विभिन्न योजनाओं के लिए 428 करोड़ रुपए के अलावा किसानों की फसल की खरीद के लिए 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में जमा कराई गई। आपको जो याद रखना है, एक तो 18.5 वाला डेटा और एक आपको भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसायी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ये पॉइंट याद रखना है। चलिए, भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को भारत सरकार ने सुझाव दिया और भाई जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, उसके द्वारा 2023 को मोटे अनाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। ये एक याद रखिएगा। मोटा अनाज आपको पता ही है, बाजरा हो गया, तिल हो गए, दलहन हो गई और मक्का हो गया। इनको आपको क्या करना है ताकि पानी की बचत हो और आप एक पौष्टिक आहार ले पाएँ, मतलब एक बचत भी हो, आप सीधा लाभ भी ले पाएँ उन फसलों से, यही कुछ। तो मोटे अनाज की काश्त और खपत को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है हमारी हरियाणा सरकार। इसके अलावा भाई बाजरे की उत्पादकता में सुधार के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिला भिवानी के गोकुलपुरा में एक पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र, नोट कर लीजिएगा, भिवानी के गोकुलपुरा में ये पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, जो वर्ष 2023 में चालू हो जाएगा। क्लस्टर प्रदर्शन, संकर बीजों के वितरण, प्रमाणित बीज उत्पादन, एकीकृत पोषक तत्वों और कीट प्रबंधन से बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 27 करोड़ रुपए की परियोजना है और बाकी इसमें हमारे उसका नहीं है। आगे अगर बात करें तो प्राकृतिक खेती पर एक नए कार्यक्रम की घोषणा की गई थी बीते वर्ष और ये भाई 2022-23 में 2238 किसानों की पहचान की गई और 5906 एकड़ में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहायता भी दी गई। और गत वर्ष में बजट भाषण में निर्धारित 2500 एकड़ का लक्ष्य था। ये एक छोटी सी लेकिन उल्लेखनीय शुरुआत है कि प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 20,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित करने का अब प्रस्ताव किया है। इसके अलावा एक और चीज़ कि वर्ष 2023-24 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद और सिरसा के मंजियाना में 3 और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक तो है, 3 और यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आगे। एक यहाँ पे वो जो ड्रोन स्कीम चली थी वो भी हमारे हरियाणा ने ही चलाई थी। तो 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे एक योजना है, यहाँ पे देखती हूँ मैं कहाँ से ये पढ़ने। उर्वरक कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के माध्यम से पानी का सुनिश्चित उपयोग, ड्रोन इमेजनरी के माध्यम से फसल स्वास्थ्य निगरानी, मृदा स्वास्थ्य निगरानी, स्थानीय क्षेत्र की बीमारी, कीट निगरानी, इनके लिए भाई ये जो परियोजना है सिरसा जिले में शुरू की गई और परिणाम के आधार पर, तो ये जो परियोजना है ये सिरसा जिले में शुरू की जाएगी और परिणाम के आधार पर अन्य जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा। योजना क्या है? कृषि गतिविधियों में किसान ड्रोन को अपनाने की सरकार द्वारा इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण देना है, मतलब पहले उनको सिखाएंगे ड्रोन का यूज़ करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये हरी खाद के बारे में बोल रहा है, या ढेंचा की खेती मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाती है, इस चीज़ के बारे में। और इसके अंतर्गत किसानों को जो ढेंचा की खेती के माध्यम से हरी खाद अपनाने के लिए सहायता भी दी जाएगी। 720 रुपये प्रति एकड़ की लागत आएगी, 80% वहन करेगी और किसान को लागत का मतलब 720 का 80% तो सरकार देगी और 20% आपको देना है। मगर अगर आपको 720 का 20% लगाएं तो आपको देने हैं 144 रुपये, बाकी आपके सरकार देगी। कम पानी की खपत के लिए धान की सीधी बिजाई हेतु 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी
और खरीफ 2022 में 72,000 एकड़ जो क्षेत्र है उसको धान की सीधी बुआई में लाया जाए के तहत लाया जाएगा। 29.16 आगे ये हो गया है आपका कि धान की सीधी बुआई के तहत लाया गया और 29.16 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों को दी गई। इससे राज्य में 31,500 ये रहने दीजिए, आगे चलते हैं। एक ये है आपका एक्टिव फायर लोकेशन AFL जिसे कहते हैं। राज्यों के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं में 48% की कमी रही। ये एक सराहना हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। और पराली की खरीद के लिए जो निर्धारित सेवा क्षेत्रों में नामित एजेंसियां हैं 1,000 रुपये प्रति टन देगी आपको, और पराली प्रबंधन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1,500 रुपये प्रति टन की सरकारी दर को अधिसूचित करेगी। एक ये चीज़। एक और इसके अलावा राज्य में थर्मल पावर प्लांट भी बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ पैलेट के रूप में धान की पराली बायोमास का उपयोग करेंगे। पानीपत में आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित 2G इथेनॉल संयंत्र चालू हो गया है। पानीपत में है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित है 2G इथेनॉल संयंत्र, और धान की पराली का उपयोग भी करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो मूंग की खेती है जिससे कि मृदा में उर्वरता बढ़ती है। ये आप रहने दीजिए, आगे चलते हैं हम। मृदा की लवणता और जल भराव की बढ़ती समस्या, मतलब कहीं पे जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं है, वहाँ पे आपकी जिसे लवणता जो सैलिनिटी बोलते हैं सोयल के अंदर वो ज़्यादा है, या फिर कहीं पे ऐसी ज़मीन है भाई पानी ही फ्लोट करता रहता है उस पर। इसकी समस्या ने कई जिलों में कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है। यहाँ पर फिर खेती नहीं कर पाते आप। 2022-23 के लिए ऐसी भूमि के जो सुधार हैं उसके लिए 25,000 एकड़ का लक्ष्य है, और जिसमें से 20,703 एकड़ का सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी से सुधार किया जाएगा, और इस पर 29 करोड़ रुपए का परिव्यय हुआ है। तो वर्ष 2023-24 में 50,000 का प्रस्ताव रखा है, पहले आपका 25,000 का था। उसके अलावा बात करें तो एक ये चीज़ है कि वर्ष 2030 तक फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम जिसमें ताज़े फल और सब्जियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित होगी। पैक हाउस की स्थापना होगी। किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से बागवानी के अध्ययन क्षेत्र को 2 गुना और बागवानी उत्पाद को 3 गुना करने का लक्ष्य है। और एक ये है, सरकार एक शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने और शहद व्यापार नीति करने का प्रस्ताव रखती है। फिर उसके अलावा बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र हैं, प्रोत्साहक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। 2023-24 में 3 नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। एक आपका पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, दूसरा आपका पिनगवा में नूह में प्याज के लिए, और तीसरा मुनीमपुर झज्जर में फूलों के लिए। तीनों याद रखिएगा, एक पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, दूसरा आपका पिनगवा नूह में प्याज के लिए, और तीसरा मुनीमपुर झज्जर में फूलों के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा गया है, जितने भी हरियाणा के हुए हैं, ये बहुत पहले से प्रस्तावित था और बन गया। सोनीपत जिले के गनौर में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण इस साल शुरू होने की संभावना है। बनाने मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है। बहुत बार आया ये क्वेश्चन। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने नई मंडियों के विकास और वर्तमान मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए पहल की है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर पिंजौर में स्थापित सेब फल और सब्जी मंडी का 1 अप्रैल से परिचालन हो जाएगा। पिंजौर में जो सब्जी मंडी है सेब फल की, तो वो आपका 1 अप्रैल से परिचालन, और बाकी गन्नौर में जो प्रस्तावित है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बागवानी मंडी। फिर आपका पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन है, और इसके लिए भी हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड संचालित करता है, योजनाएं लाता है। और ये जो मिशन है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और लाला लाजपत राय चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसमें भी कुछ हैं क्राइटेरियाज। पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने और इच्छुक युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करेंगे, चाहे मवेशी पालन हो, आप चाहे अपने भैंस, भेड़, बकरी, सूअर पालना हो। उसके आधार पर क्या होगा कि सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धति में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ प्रदान करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नियंत्रण और निगरानी के लिए कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा। अभी वर्तमान में बात करें तो राज्य में 7 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक हैं जो पशुओं को उन्नत पशु चिकित्सा देखभाल देते हैं, और कुरुक्षेत्र और पानीपत में 2 जो कि कंस्ट्रक्टेड हैं, अभी बन रही है, निर्माणाधीन है, और एक चरखी दादरी में बनाने की घोषणा है।
4 जो हैं उसका प्रस्ताव रखता हूँ पलवल में, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और अम्बाला में। सरकार पालतू जानवरों को उन्नत नैदानिक और उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 बिल्कुल मॉडर्न अत्याधुनिक सरकारी वेटरनरी पेट क्लिनिक भी स्थापित करेगी। एक ये चीज़। भिवानी जिले के सिवानी खंड की गढ़वा ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि पर खारा प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। याद रखिएगा, भिवानी जिले का है, ब्लॉक है सिवानी और उसकी ग्राम पंचायत या गांव है गढ़वा। वहां पर आपका क्या होगा, एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जो कि भूमि पर खारापन है उसके प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए। उसके अलावा हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ जो रजिस्टर्ड हैं 632 गौशालाएं हैं और इनमें से 4.6 लाख जो पशु हैं वो बेसहारा हैं। तो मैं वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखता हूं ताकि गौशाला में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जाए। और हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए 2023-24 के लिए प्रावधान बढ़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 40 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ हो गया है। ये डेटा याद रखिएगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत नई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की सहमति से ग्राम पंचायत भूमि कराई जाएगी उपलब्ध और गोवर्धन योजना से जोड़ा जाएगा। गौशालाओं को बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे और इन 2 उपायों से हम बेसहारा गायों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सहकारिता की यहाँ पे बात करें तो सहकारिता में अगर यहाँ पे बात करते हैं, वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने और किसानों को बेहतर रिटर्न के लिए सहकारी चीनी मिलों ने केंद्र सरकार के कार्यक्रम के अनुरूप इथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने का निर्णय लिया। 3 वर्षों की अवधि में 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि अनुमानित है। सरकार का चीनी मिलों में 690 KLPD क्षमता के इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता देने का लक्ष्य है। सरकार सहायता करेगी इस पर। और इसमें बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के ऋण कार्य के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार की मंशा जाहिर हुई और ये खुशी हो रही बताते हुए कि 771 पैक्स का कंप्यूटरीकरण जल्द ही पूरा हो जाएगा, मतलब कंप्यूटरलाइज करेंगे उन चीज़ों को। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, हाँ, साझी डेयरी नामक एक योजना शुरू की गई है ताकि उन लोगों के पास जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है उनको पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने का एक मौका मिल सके, ये वाली चीज़। और है हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ग्राम पंचायत और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण करेगा जहां मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। HDDCF द्वारा साझी डेयरी में पशु चारा है, आपका साइलेज चारा, पशु चिकित्सा, ये सारी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उसके अलावा है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स जिसे हरको बैंक को रियायती ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा को मंजूरी दी है। एक ये चीज़ है हरको बैंक की। और है आपका हैफेड संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से $105 मिलियन मतलब 840 करोड़ रुपए के 85,000 मीट्रिक टन बासमती के निर्यात के ऑर्डर प्राप्त करने में क्या रहा है, सफल रहा है हमारा जो हैफेड है हाल ही के वर्षों में। करनाल में एक हरियाणा सहकारी निर्यात गृह खोला जाएगा और किसानों को इनकी उपज के बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित करेगा। फिर 2023-24 के लिए अगर बात करें, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारी क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो कि चालू वर्ष के अनुमानित से 29% ज़्यादा है। तो 2023-24 में बागवानी पर या कृषि पर आपके 8,316 करोड़ रुपये और परसेंटेज 18.4, और सबसे ज़्यादा हम टेरिटरी सेक्टर में लगाएंगे 50% अबाउ, 19% हम जो हमारे प्राइमरी सेक्टर हैं उसमें लगाएंगे और 24 to 25% हम सेकंड सेक्टर में, सेकेंडरी जो सेक्टर हैं। अब पढ़ लो अपने बारे में, युवाओं के बारे में। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ूंगी नहीं इसमें ज़्यादा। इसमें जो पढ़ने की चीज़ें हैं, एक तो ये वर्ष 2023-24 में हरियाणा कौशल विकास मिशन पूर्वाधिगम के महत्व को समझते हुए विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के माध्यम से 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बने युवा। और इसके अलावा आगे अगर चलते हैं तो 2023-24 में 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान उन्होंने बोला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टार्टअप अगर करना है युवाओं को, इसको प्रोत्साहित करने के लिए कौशल, व्यक्तित्व, संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। और बाकी यहाँ पे है, हाँ, ये वाली चीज़
अगर स्टार्टअप कोई फीमेल करना चाहती है कि अगर ताकि स्टार्टअप जो महिलाएं हैं 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के उससे हैं, बिलोंग करती हैं पीपीपी मोड से, या अनुसूचित शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं, ट्राइब तो है नहीं अपने यहाँ पे, उनको ऋण और एक्टिविटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वेंचर कैपिटल फंड युवाओं को 5 करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजनाओं में उद्यमी बनने में सहायता प्रदान करेगा और इस उद्देश्य के लिए वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, ये नहीं करना है, आगे चलते हैं। विश्वकर्मा कौशल विद्यालय युवाओं के साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम भी है, जो कि मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना है, और ये स्कीम है आपकी राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अगर आगे बात करें तो हर वर्ष लगभग 5000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग, विद्युत वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रौद्योगिक कंपनियों के सहयोग से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इन्हें हाइब्रिड मोड में रखा जाएगा। प्रशिक्षण आपका ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। नेक्स्ट है आपका हाँ, एक ये कर लीजिएगा, 2023-24 में 1500 नए हर हित स्टोर जो है वो खोलने का प्रस्ताव है। और आगे है कौशल शिक्षा को स्कूली शिक्षा से समेकित कर शैक्षणिक स्तर 2023-24 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई। एक और चीज़ जो महाराजा अग्रसेन है ना, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा 5th क्लास की सोशल साइंस में ऐड कर दिया जाएगा उनके बारे में, तो वो पढ़ाया जाएगा, ये करंट का है। और अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो भाई ये 6 लाख रुपए तक की अगर आपकी वार्षिक आय वाला परिवार है तो युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च भी आपकी सरकार वहन करेगी। और योजना का विवरण बाद में अधिसूचित, मतलब ये बजट के टाइम बोला गया कि ये हम करेंगे और बाद में ये प्लानिंग बता देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो HKRN आ गया भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड सरकारी क्षेत्र में अनुबंध पर जनशक्ति की तैनाती के लिए प्राथमिक स्रोत बन गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रोल पर 1.6 लाख से ज़्यादा संविदात्मक जनशक्ति है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा परिभाषित मानदंडों के आधार पर जनशक्ति को नियुक्त करता है, जिसका प्राथमिक मापदंड न्यूनतम आधार योग्यता का आधार और पात्र आवेदक के परिवार की आय की स्थिति है। निजी ठेकेदार और संविदा आधार पर नियुक्त जनशक्ति का शोषण बीते दिनों की बात है, तो उसको उठाकर HKRN लागू कर दे, ये आप सभी को पता है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं ITI में अगर कोई छात्रा है और उसको प्रवेश लेना है तो सुधार के लिए सरकार ने ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक अगर आय से आपका परिवार या आप उनसे बिलोंग करते हो तो लड़की को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी आपको, वित्तीय सहायता। और सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कॉमन जो CET है आपका, उसके सहित 2023-24 में 65,000 से ज़्यादा नियमित, मतलब इन्होंने बजट में बोला हम 65,000 भर्तियाँ लेंगे, ठीक है। दूसरा, युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ आवंटित करने का, रहने देना इसको, ये हमें पता है। आगे एक चीज़ और, जो पंचायती राज संस्थान है, यहाँ पर देखो पहला सुधार प्रभावी स्थानीय शासन के लिए पंचायती राज संस्थाओं में पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि का था। कई क्षेत्रों से आलोचना के बावजूद इस कदम को संवैधानिक रूप से मान्य ठहराया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में इसकी प्रशंसा की। हरियाणा ने एक अद्वितीय फॉर्मूले के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में महिला की भागीदारी बढ़ाकर 50% कर दी, ये याद रखिएगा। और पहचान पत्र के डाटा का उपयोग करके PRI में पिछड़े वर्ग A को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और इस कड़ी में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निधियों के अनुमोदन और व्यय में पारदर्शिता, हाल ही में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से निविदा शुरू की गई। ये रहने दीजिए, आगे चलते हैं। जिन जिलों में जिला परिषदों के स्वतंत्र भवन नहीं है वहां जिला परिषद सचिवालयों का निर्माण किया जा रहा है। करनाल और सिरसा में जिला परिषद सचिवालय का निर्माण चल रहा है। शीघ्र ही गुरुग्राम और रेवाड़ी में भी होगा। और वर्ष 2023-24 में 7 जिलों में जिला परिषद सचिवालय के स्थल को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, ताकि निर्माण कार्य पूरा हो सके। इसके अलावा अगर आपको याद करना है तो छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर चालू वर्ष में पंचायती राज संस्थान को अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए और 2023-24 में 3145 करोड़ रुपए होगी।
उसके अलावा गाँव में 700 पार्क और व्यायामशालाएँ स्थापित होंगी और 700 पार्क और व्यायामशालाओं के साथ आयुष्मान स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र भी यहाँ पे प्रस्तावित हैं। और 2023-24 में ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशाला बनाने का प्रस्ताव है। और जो शमशान की भूमि है या फिर जो हमारी कब्रगाह है उसके विकास के लिए शिवधाम योजना, ये याद रखिएगा, इसके लिए शिवधाम योजना है। वर्ष 2023-24 में शिवधाम योजना पर काम करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष के अंत तक ये हो जाएगी, शिवधाम योजना में कवर हो जाएगी ये वाली भूमि। पिछले वर्ष मैंने बजट भाषण में ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक पुस्तकालय, जो हमारे मतलब अगर लाइब्रेरी जाना है तो सरकारी लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ई पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 370 करोड़ रुपए की लागत से कुल 979 भवनों की मरम्मत हुई है और 2023-24 में 1000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो 466 उच्च सुविधा वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित करने का यहाँ पे प्रस्ताव है। ओके। उसके अलावा वर्ष 2023-24 में पहले चरण में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जिला परिषदें प्रत्येक ब्लॉक में सबसे अधिक आबादी वाले कम से कम 5 गाँव में स्ट्रीट लाइटें और 750 ग्राम पंचायतों में इस प्रकार का लक्ष्य है। फिर आपका प्लास्टिक कचरे का है तो ये 2023-24 में ग्राम पंचायत और अन्य पंचायती राज्य संस्थान को शामिल करते हुए विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल के आधार से ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान करने का प्रस्ताव है। आगे बात करें तो यहाँ पर है भाई आपका, हाँ ये चीज़ नेशनल लेवल पर भी बहुत आई थी। 70% ग्रामीण घरों में शौचालय हैं जो केवल एक सेप्टिक टैंक से जुड़े हैं, जिन्हें कुछ वर्षों के बाद साफ करना होता है। वर्तमान में अपशिष्ट का उचित प्रबंध करने के लिए कोई निर्दिष्ट सुविधा नहीं है। तो वर्ष 2023-24 में सरकार इस समस्या का समाधान खोजने की पहल करेगी और मौजूदा तौर पर 108 सीवरेज उपचार यंत्र STP के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 1500 ग्राम पंचायतों में मल युक्त गाद का उचित संग्रह और परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब सरकार की तरफ से ये सुविधा मिलने वाली है। जो हमारा जो टॉयलेट होता है उसको साफ़ करने के लिए जो आप निजी वहन करते हो तो उसका स्थान पर ये वाली चीज़ें। और एक भाई इसके साथ ही सरकारी जिले के खंड मुख्यालय जहां 20 किलोमीटर के दायरे में कोई STP स्थित नहीं है उसमें मलयुक्त गाद उपचार संयंत्र की स्थापना होगी और ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आगे है तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गोबर धन, जो आपकी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज धन है, इसके तहत 22 गैस प्लांट स्थापित किए जाने की संभावना है। हिसार और भिवानी जिले में 2 बायोगैस, जबकि अंबाला, चरखी दादरी, रोहतक, नूर, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर जिले में 7 बायोगैस 2023-24 में चालू होने की संभावना है। ग्राम दर्शन पोर्टल, ये आपको पता भी है, इस पोर्टल के तहत क्या होता है, सरकार के जो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के आदर्श व्याख्या पर आधारित जो ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी जनप्रतिनिधियों और क्रियान्वयन सरकारी एजेंसियों के बीच एक संवाद होता है। इस पोर्टल पर 13,351 से अधिक मांगे प्राप्त हुई हैं। ये रहने देना, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 8 जिलों में चल रही है और इस योजना के तहत न्यू जनरेशन वाटर शेड परियोजनाओं के 80.59 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को अगले 5 वर्षों में 5 जिले भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में लागू किया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2022-23 में 10,000 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने के सरकार के महत्वाकांक्षी इरादे हैं और इनमें से जनवरी 2023 तक 6200 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। और आगे चलते हैं तो भाई ये आगे हैं आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपए आवंटित करना, ये रहने देना। शहरी विकास है, इसमें आपकी नगर पालिकाओं के ऊपर बात होगी, तो इसमें अगर होगा कुछ सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता को बनाए रखने और इसमें योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य को मान्यता दी जाएगी। ऑब्वियसली अगर कोई सफाई कर्मचारी जो अपनी नगर पालिका में बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसको सम्मानित भी किया जाएगा और शहर को साफ रखने में उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रति वर्ष उसको 1,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी और यहाँ पर सालाना 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, मतलब 1,000 रुपये हर महीने। उसके अलावा है यहाँ पे ये वाली चीज़, शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए दिव्य नगर योजना के दिशा निर्देश हाल ही में अधिसूचित हुए हैं और इस योजना में ऑक्सीवन, आपके नगर वन, शहरों के बड़े पार्क, हरित स्थानों, शहर के सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग,
सड़क जंक्शन के लिए पुनर्डिज़ाइन, सौंदर्यकरण, ये वाली चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी ताकि नगर का विकास हो सके। और बाकी रहने दीजिएगा। एक ये है दिव्य नगर योजना के लिए 2023-24 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आगे अगर बात करें तो एक ये है हरियाणा वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से 500 करोड़ रुपए का एक फंडिंग चैनल अलग रखा जा रहा है। ये भी रहने देना, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना वो नहीं है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। भूमि अधिग्रहण, ये भी आपने पढ़ा होगा, ई भूमि पोर्टल, इसके माध्यम से किसानों की सहमति से भूमि खरीदने का कार्य। आगे चलते हैं। ये देखिए, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना से इन दो महानगरों के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई। सोनीपत भी एक महानगर का स्वरूप है, चौथी पुलिस कमिश्नरी बन गई है, आपको पता होगा। 2023-24 में कुंडली राय और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना का कानून लाने का प्रस्ताव करता हूँ, ये याद रखिएगा। महानगर विकास प्राधिकरणों के माध्यम से फरीदाबाद और सोनीपत में रैनी वेल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएगी। तो रैनी वेल सिस्टम आपका सोनीपत और फरीदाबाद में। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो जो लंबे समय से लंबित है गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य 2023-24 में शुरू हो जाएगा और 23-24 में 3 अन्य नए मेट्रो लिंक होंगे। कौन सा? एक तो आपका रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक। सेकंड होगा आपका सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक। और तीसरा होगा हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली मानेसर पलवल के एमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आसोदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार। फिर ये सभी के लिए आवास, ये आपको पता ही है, ये आपने बहुत बार पढ़ा है, प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, आवास योजना। इसमें पेश किए गए लाभों से प्रोत्साहित होते हुए सरकार ने परिवार पहचान पत्र के 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको किफ़ायती आवास देने के लिए नीति तैयार की है। यह नीति 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी और जिसके पास भूमि न होने के कारण आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। और ये सर्वेक्षण डेटा के आधार पर एक पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल 2023 में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध करने का प्रस्ताव रखा है इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो खेलों के ऊपर, खेलों में हमारा हरियाणा ऑब्वियसली सबसे आगे ही है, पूरे भारत में बात करें तो हर जगह। और इसमें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती, हॉकी, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में जो हमारे इंडिया यूथ गेम हुए थे उसमें हरियाणा पदक तालिका में 128 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर रहा और जिनमें से 41 क्या रहे आपके गोल्ड मेडल रहे। तो ऑब्वियसली और सरकार ने इन खेलों की तैयारी के लिए अगर जो एशियाई खेल हैं जो कि इस साल होने वाले हैं तो जो भी तैयारी कर रहा है हर पात्र को 2.5 लाख या 2.5 लाख रुपये जारी करने का फैसला लिया है। फिर अगर आप युवा हैं या न्यू हैं तो इसमें राज्य भर में 1100 खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। ये चीज़ बहुत याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया था। अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर प्रत्येक की क्षमता वाले हरियाणा खेल अकेडमी और खेल जो हॉस्टल है वो भी यहाँ पे किए गए हैं। आगे एक चीज़ और है यहाँ पे, कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स के निर्माण का प्रस्ताव। एक ये सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर राई सोनीपत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये इनसे विभिन्न विषयों में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। 23-24 में काम करना शुरू हो जाएगा। और अगर खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा है और ये चोटें खेल में उनके करियर को बाधित करती है तो खिलाड़ियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मैं मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम नाम से एक योजना है और जो खिलाड़ियों को 2 साल तक के लिए चोट और उनके करियर में व्यवधान के मामले में मदद करेगी। योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से किया जाएगा। योजना क्या है? मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम। और नेक्स्ट है आपका
खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना, उनके प्रशिक्षण प्रयासों में सहायता करने के लिए, चोटों के मामले में उनका पोषण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र जल्द ही देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में चालू हो जाएगा। और इसमें आपको वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण, खेल चोट पुनर्वास, खेल फिजियोथेरेपी की सुविधा भी मिलेगी। और रोहतक, हिसार में ऐसे ही केंद्रों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूँ। शिक्षा की तो बात ही ना करो भाई। शिक्षा है आपकी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना, मौजूदा स्कूलों के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम श्री की परिकल्पना 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के लिए है। पीएम श्री के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल होंगे, एक आपका वरिष्ठ माध्यमिक और एक आपका प्राथमिक माध्यमिक, और उन्हें पीएम श्री मॉडल संस्कृति के रूप में विकसित किया जाएगा। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आई थी, इसमें पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने जहां भी आवश्यक हो सरकारी उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक जो विद्यालय हैं उसको करने का निर्णय लिया है, और ताकि विद्यार्थियों को उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों की शिक्षा पहुंच प्रदान की जा सके। और परिवार पहचान पत्र में 6 से 18 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे की मैपिंग जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। ये डेटा याद रखिएगा। स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से 894 सरकारी स्कूलों में 70,427 ड्यूल डेस्क और 6 प्रकार के सिविल कार्य होंगे। नए कमरे बनेंगे, शौचालय बनेंगे, पेयजल की सुविधा, स्कूल व 4 दीवारी, मरम्मत, रखरखाव, मिट्टी भरने का निर्णय, ये वाली चीज़ें। आगे है आपका हरियाणा में उच्चतर शिक्षा प्रणाली हाल के वर्षों में प्रभावशाली है, आने वाले वर्षों में जारी होने की उम्मीद है। हरियाणा में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में 32% है। सरकार ने 2030 तक 40% पहुंचाने का निर्णय लिया है। उच्चतर शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये चीज़ भी है कि राज्य, केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार और रक्षा सेवाओं में नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए 1000 छात्र जिन्होंने स्नातक शिक्षा BA कर रखी है सरकारी कॉलेजों में कोचिंग दी जाएगी। 1.80 लाख रुपए तक की आय के परिवार से आप संबंधित होने चाहिए तो निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। और 1.80 लाख से 3 लाख तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50% का अनुदान दिया जाएगा। फिर है आपका ये याद रखिएगा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपए आवंटित करते हैं, जो कि चालू वर्ष के 5.2% वृद्धि है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, या फिर एक और वीडियो हो जाएगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट यहाँ से बात कर लेंगे स्वास्थ्य के बारे में। अभी तो काफ़ी सारे पेज रहते हैं, तो अभी हमारी आधी ही हो पाई है, तो एक वीडियो और मिल जाएगा आपको बजट से। ये बिल्कुल ये नहीं है कि भाई ये आपको फुल है, ये PDF है हमारा बजट का, जो कि हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, आपको जो डेटा है और जो नई नई चीज़ें प्लानिंग की गई हैं, अनुमोदित की गई हैं, वो ज़रूर याद रखिएगा। गाइज़, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती हैं, जितनी भी वैकेंसी होती है, ना केवल ऑनलाइन फॉर्म की बल्कि ऑफलाइन फॉर्म की भी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।